सो अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ठीक है, तो सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट है रेगुलेट। ठीक है, तो रेगुलेट जो है इसका क्या मतलब है, यूज़ फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल रिस्पॉन्स की, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल रिस्पॉन्स का यूज़ करना। एग्जाम्पल स्वेटिंग इन हीट, कि हीट में क्या कर रहे हैं, स्वेट कर रहे हैं। और मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है कब, कोल्ड में। ठीक है, और शेड में जा रहे हैं, मूविंग टू शेड, मतलब बिहेवियरल की बहुत ज़्यादा गर्मी है जिसके वजह से शेड में जा रहे हैं। तो कौन कौन रेगुलेट कर सकता है, तो जितने भी बर्ड्स हैं एंड मैमल्स हैं। ठीक है, बर्ड और मैमल्स रेगुलेट कर सकते हैं। फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, और कुछ ही जो है लोअर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स जो है रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सक्सेसफुल क्यों है, कैन थ्राइव इन डाइवर्स क्लाइमेट, तो इस रेगुलेशन की वजह से डाइवर्स क्लाइमेट में जो है रह सकते हैं। ठीक है, अंटार्कटिका टू सहारा जो हमें एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, स्पीसीज देखने के लिए मिल रहा है, इसके पीछे रीज़न यही है। ठीक है, और प्लांट में ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए लिमिटेड रेंज देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि जो ऐसा बहुत डाइवर्स क्लाइमेट है वहाँ पे प्लांट बहुत ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि प्लांट में ये मैकेनिज्म कम होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, रेगुलेट। देन यहाँ पे कौन कौन रेगुलेट कर सकता है, मैमल्स और बर्ड्स। ठीक है, ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स। सो अब नेक्स्ट समझते हैं कन्फॉर्म के बारे में। ठीक है, तो कन्फॉर्म जो है रेगुलेट नहीं करते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट को। ठीक है, ये बात याद रखना है कि कन्फॉर्म जो है क्या नहीं करते हैं, रेगुलेट नहीं करते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट को। बॉडी टेम्परेचर वेरीज विथ एम्बियंट टेम्परेचर, कि ये टेम्परेचर के साथ उनका बॉडी टेम्परेचर भी वेरी होगा, जैसे एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन चेंजेस विथ एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल वाटर, तो इनका बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन जो है चेंज हो जाता है एक्सटर्नल वाटर के साथ। तो ये रेगुलेट क्यों नहीं कर पाते हैं, तो थर्मो रेगुलेशन जो है, ये रेगुलेशन करना, इसके लिए एनर्जी बहुत चाहिए होता है, एनर्जी एक्सपेंसिव होता है। तो स्पेशली जो स्मॉल एनिमल्स है जैसे श्रियू या हमिंग बर्ड्स, तो इनका सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हीट क्या होता है, फास्टर हीट लॉस, हीट जल्दी लॉस होता है और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। इसीलिए हैंस रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन, इसीलिए आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये शायद ही पोलर रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि कन्फॉर्मर्स जो है डू नॉट रेगुलेट इंटरनल इन्वायरमेंट, ये अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। तो आप बेसिकली डिफरेंस समझ लेते हैं। तो ये जो कन्फॉर्मर्स और रेगुलेटर्स क्या है, तो कन्फॉर्मर्स चेंज इंटरनल कंडीशन विथ इन्वायरमेंट, कि इसका इंटरनल कंडीशन भी इन्वायरमेंट के साथ बदलेगा, और रेगुलेटर्स का स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। एनर्जी कितना चाहिए, तो लो, लेस एनर्जी यूज्ड। ठीक है, एनर्जी इसके लिए कन्फर्म करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, वो जैसा इन्वायरमेंट हुआ उसी के साथ बॉडी टेम्परेचर वैसा हो गया। और यहाँ पे क्या है कि रेगुलेटर्स क्योंकि ये मेंटेन करते हैं अपने स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट को, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी यूज़ होता है। ठीक है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। सर्वाइवल स्ट्रैटेजी अगर देखें तो टॉलरेट चेंजेस इन इन्वायरमेंट, तो जैसे इन्वायरमेंट में बदलाव हुआ तो ये टॉलरेट कर सकते हैं बदलाव को। ठीक है, और ये रेगुलेटर्स क्या करते हैं, रसिस्ट चेंजेस वाया होम्योस्टेसिस, तो जो ये बदलाव होता है उसको ये रसिस्ट कर रहे हैं होम्योस्टेसिस के थ्रू। जैसे इसमें एग्जाम्पल देखें, कन्फॉर्मर्स कौन है, फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, और रेगुलेटर्स कौन है, ह्यूमंस, बर्ड्स, मैमल, की बॉडी टेम्परेचर जो है क्या होता है, रेगुलेट होता है। देन बॉडी टेम्परेचर अगर देखें तो कन्फॉर्मर का वेरी करता है एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ, और रेगुलेटर्स का कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है। एडेप्टेशन अगर देखें कन्फॉर्मर्स का तो बिहेवियरल और टेम्परेरी फिजियोलॉजिकल चेंजेस, एंड रेगुलेटर्स का कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस है, ये अब आपको समझ में आ गया होगा कन्फॉर्मर्स और रेगुलेटर्स क्या होता है जो मेंटेन कर सकते हैं अपना स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट को। ठीक है, देन माइग्रेट, तो यहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेरली स्केप स्ट्रेसफुल कंडीशन, तो स्ट्रेसफुल कंडीशन को टेम्परेरली स्केप कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स, तो ये साइबेरिया से केवलादियो नेशनल पार्क आते हैं, ये राजस्थान में है विंटर में, तो ये क्या कर रहे हैं कि जो हार्श क्लाइमेट है उसको स्केप कर रहे हैं कुछ देर के लिए। देन नेक्स्ट देखते हैं सस्पेंड,
ठीक है। सस्पेंड क्या है? डॉर्मेंसी और स्पोर फॉर्मेशन इन अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, तो जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो डॉर्मेंसी और स्पोर फॉर्म करते हैं कुछ जो है बैक्टीरियाज में, फंगी में और लोअर प्लांट्स में देखा जाता है। ये क्या करते हैं? थिक वॉल्ड स्पोर्स बना लेते हैं और जर्मिनेट कब करते हैं? जब कंडीशन इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, मीन्स जब अनफेवरेबल कंडीशन में इनको लगता है कि अभी जो है ग्रो नहीं किया जा सकता है, ठीक है, जर्मिनेट नहीं किया जा सकता है, तो ये स्पोर फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, डॉर्मेंट हो जाते हैं। देन सस्पेंड में और देख लेते हैं स्केप इन टाइम और डेवलपमेंट। तो प्लांट्स में जो है, हायर प्लांट्स में सीड्स एंड सम अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो सीड और जो कुछ वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ये सर्व करते हैं एज ए मीन्स टू टाइड ओवर पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस बिसाइड्स हेल्पिंग इन डिस्पर्सल। समझते हैं अब इसका मतलब क्या है? तो हायर प्लांट्स क्या है? हायर प्लांट्स वैसे प्लांट्स होते हैं वस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, ट्रैकियोफाइटा मतलब इनके पास स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जैसे कि जाइलम और फ्लोएम, ताकि ट्रांसपोर्ट किया जा सके वाटर को, मिनरल्स को और न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, तो इसमें मतलब सारे स्पेशलाइज्ड कॉम्प्लेक्स जितने भी चीज़ें हैं वो है इसमें, तो ऐसे प्लांट्स को कहेंगे हायर प्लांट्स। ठीक है, तो होता क्या है कि ये डॉर्मेंट हो जाते हैं सर्वाइवल के लिए। ठीक है, डॉर्मेंसी एंड सर्वाइवल कैसे होगा देखते हैं। तो हायर प्लांट्स में हमें देखने के लिए मिलता है जो सीड्स और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, किसी भी प्लांट का सीड्स और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर मतलब ऐसे जैसे कि ट्यूबर्स या बल्ब्स या राइजोम्स, ठीक है, सीड्स, ये सब हो गया। और ये वेजिटेटिव पार्ट मतलब फिर से इससे प्लांट उग सकता है। तो ऐसे पार्ट क्या करते हैं? सर्वाइव एडवर्स कंडीशंस। तो ये एडवर्स कंडीशन को भी सर्वाइव करते हैं बाय रिड्यूसिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो ये अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कम कर लेते हैं, डॉर्मेंट हो जाते हैं। ठीक है, देन स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं? तो ये जो डॉर्मेंट हो जाते हैं तो डॉर्मेंसी एक्ट्स लाइक सस्पेंशन मैकेनिज्म। इससे एम्ब्रायो जो है बच पाता है ड्रॉट से, एक्सट्रीम टेम्परेचर से, और प्लांट सर्वाइव करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में भी। ठीक है, और ये जो पार्ट्स है जिसके बारे में हमने बात की, सीड्स या वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर जो है डिस्पर्सल यूनिट्स की तरह हेल्प करते हैं। ठीक है, कैसे? ये स्प्रेड कैसे होते हैं? विंड, वाटर और एनिमल के थ्रू दूर दूर तक जा सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा? कंपटीशन कम होगा और ये नई जगह, अगर सीड्स वगैरह सपोज यहाँ पे काफ़ी सारे सीड्स हैं और ये जो है डिस्पर्स होके एयर के थ्रू कहीं और चले जाते हैं, इस एरिया में चले जाते हैं, तो ये नए एरिया को भी कॉलोनाइज कर पाएंगे और यहाँ से कंपटीशन कम होगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि ये डिस्पर्सल यूनिट्स कौन कौन से हो सकते हैं। सीड्स हो सकते हैं, ट्यूबर, बल्ब्स, राइजोम्स, जिससे कि दोबारा प्लांट ग्रो हो सकता है। ठीक है, देन फिर ये क्या करते हैं कि इस टाइम तो डॉर्मेंट हो गई है, इन्होंने अपना फंक्शन सब कुछ जो है इसको कम कर लिया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बिल्कुल रिड्यूस कर लिया। ठीक है, देन जर्मिनेशन कब होता है? जब फिर से कंडीशन फेवरेबल हो गया, एडिक्वेट वाटर है, अच्छा खासा टेम्परेचर है, तब फिर से इनका डॉर्मेंसी ब्रेक होता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिज्यूम हो जाता है और प्लांट ग्रो होने लगता है। ठीक है, तो प्लांट जो है कैसे सरवाइव करते हैं? प्लांट सर्वाइव स्ट्रेस थ्रू डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी के थ्रू प्लांट जो है स्ट्रेस को सर्वाइव करते हैं। ठीक है, प्लांट सर्वाइव स्ट्रेस थ्रू डॉर्मेंसी। यहाँ पे ये करते क्या है कि अपने जितने भी एक्टिविटी है उसको सस्पेंड कर लेते हैं और जैसे ही फिर से अच्छा मौका इनको देखने के लिए मिलता है कि हाँ अब फेवरेबल कंडीशन है, तो कंटिन्यूटी कर लेते हैं। कैसे? डिस्पर्सल करके या रीजनरेट दोबारा करने लगते हैं। तो ये हमने देखा। देन अब कुछ एनिमल में भी देखा जाता है कि स्केप इन टाइम। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अब माइग्रेट नहीं कर सकते हैं, वो कहाँ जाएंगे? और कहीं जाएंगे तो रह नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? मे स्केप स्ट्रेस बाय टाइमिंग देयर एक्टिविटी। तो वो अपने एक्टिविटी का टाइम फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो पोलर बियर्स में हाइबरनेशन देखा जाता है, ये विंटर में हाइबरनेट करने चले जाते हैं टू अवॉइड एक्सट्रीम जो है कोल्ड, क्योंकि वहाँ इतना कोल्ड हो जाता है कि उस टाइम इनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये क्या करते हैं? हाइबरनेट करने चले जाते हैं और इनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, देन स्नेल और फिश, तो ये एस्टिवेट करते हैं और ये एस्टिवेशन कब होता है? समर में होता है। याद रखना है, हाइबरनेशन विंटर, एस्टिवेशन समर। तो ये समर में एस्टिवेट करते हैं ताकि हीट और डेसिकेशन से बच सके स्नेल और फिश। ओके, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एक्वेटिक एनिमल्स में अगर हम देखें तो जू प्लैंक्टन स्पीसीज लेक्स में और पॉन्ड्स में डायापॉज में चले जाते हैं। अब ये डायापॉज है क्या? तो डायापॉज मतलब सस्पेंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग हार्श कंडीशन। तो हार्श कंडीशन के टाइम पे इनका डेवलपमेंट सस्पेंड हो जाता है। फिर ये क्या करते हैं? रिज्यूम करते हैं ग्रोथ जब कंडीशन फेवरेबल हो जाता है तब। ठीक है, अब देखते हैं एनर्जी फ्लो थ्रू द फूड चेन, कि फूड चेन के थ्रू एनर्जी फ्लो कैसे होगा। ठीक है, समझते हैं।
तो सबसे पहले अगर देखें तो प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर है। प्लांट प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी सन से, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोड्यूस करते हैं प्लांट। देन इस प्लांट को अब कौन खाएगा, जो हर्बीवोर्स होंगे, शाकाहारी हर्बीवोर्स, वो खाएंगे, ठीक है, जैसे कि इस केस में इस प्लांट को रैबिट खा रहा है। देन इस रैबिट को अब कौन खाएगा, जो फर्स्ट लेवल कार्निवोर्स है, ठीक है, तो ये इस हर्बीवोर्स को खाएगा। देन जो सेकेंड लेवल कार्निवोर्स है, ठीक है, जैसे कि इस केस में सेकेंड लेवल कार्निवोर्स कौन है, टाइगर, तो ये किसको खाएगा, ये खाएगा फर्स्ट लेवल कार्निवोर्स को। तो इस बात को ध्यान में रखना है। देन अगर ट्रॉफिक लेवल्स देखें तो ये हमने ट्रॉफिक लेवल्स ऑलरेडी देखा कि सबसे पहले कौन है, प्लांट्स हैं, देन हर्बीवोर्स, फर्स्ट लेवल कार्निवोर्स, देन सेकंड लेवल कार्निवोर्स, ठीक है। अब देखते हैं ट्रॉफिक लेवल्स में ऑटोट्रॉफ्स, बाद बाकी सारे हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है ना, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स सिर्फ यही ऑटोट्रॉफ्स हैं, बाद बाकी हर्बीवोर्स जो कि प्राइमरी कंज्यूमर हैं, ठीक है, कार्निवोर्स सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कार्निवोर्स मीन्स टर्शियरी या क्वार्टनरी कंज्यूमर्स, ठीक है, तो ये सारे हेट्रोट्रॉफ्स हैं। देन द ट्रॉफिक लेवल इंट्रैक्शन इन्वॉल्व्स 3 कॉन्सेप्ट्स, तो ये जो ट्रॉफिक लेवल इंट्रैक्शन है इसमें 3 कॉन्सेप्ट्स हमें देखने के लिए मिलता है। एक तो फूड चेन, फूड वेव और इकोलॉजिकल पिरामिड्स, जिसको कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ट्रॉफिक लेवल क्या होता है समझते हैं। ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट करता है फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। तो हमें ट्रॉफिक लेवल से पता चलता है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि हाँ एनर्जी तो जा रहा है, एनर्जी फ्लो हो रहा है इकोसिस्टम में, ठीक है। A trophic level is the position an organism occupies in a food chain। तो ट्रॉफिक लेवल क्या है, ये एक पोजीशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है ऑक्यूपाई करता है फूड चेन में। अब देखते हैं यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी जो है ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जैसे प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड टॉप प्रेडेटर्स ऐसे जो है जाता है। तो ये हमेशा ही आपको याद रखना है कि एनर्जी का फ्लो यूनी डायरेक्शनल होता है, एनर्जी बैकवर्ड फ्लो नहीं करता है। प्रोड्यूसर से हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, टॉप प्रेडेटर्स ऐसे ही जाएगा, ठीक है। एनर्जी डज नॉट फ्लो बैकवर्ड, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स एंड मूव टू कंज्यूमर्स, कि ये ऑटोट्रॉफ से ही शुरू होगा और कंज्यूमर्स की तरफ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि जैसे जैसे ऑटोट्रॉफ्स की तरफ जाएगा तो एनर्जी लॉस होता है हर ट्रॉफिक लेवल पे। तो सिग्निफिकेंट एनर्जी लॉस होता है हर ट्रॉफिक लेवल पे, ठीक है, मेनली एज ए हीट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। तो मेनली ये कैसे लॉस होगा, हीट की तरह मेटाबॉलिज्म के टाइम पे, ठीक है। और एनर्जी रिड्यूस होगा जैसे ही कोई मूव करेगा फूड चेन में, ठीक है। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट लेवल से लेकर के सारे लेवल में जाते जाते एनर्जी और धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न जो है, दिस पैटर्न इज सोन इन इकोलॉजिकल पिरामिड, और इकोलॉजिकल पिरामिड्स में हमें ये पैटर्न देखने के लिए मिलता है। अब देखते हैं लिंडमैन्स 10% रूल। तो ये क्या है, इसको प्रपोज किया गया था रेमंड लिंडमैन के द्वारा। तो ये क्या कहते हैं कि सिर्फ 10% एनर्जी जो है ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसफर होता है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे सिर्फ 10% जाता है, और 90% एनर्जी जो है क्या होता है, लॉस्ट ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में ही 90% खत्म हो जाता है ट्रांसफर में, और जब तक जो है जाएगा ये, तो कितना जाएगा, सिर्फ 10% जाएगा। तो आपको याद रखना है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कितना जा रहा है, 10% जा रहा है, 90% लॉस्ट हो जा रहा है ट्रांसफर प्रोसेस में, ठीक है। इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब इसको जो है हम इस एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि लिंडमैन का लॉ क्या है। 10% का लॉ है, द इफिशियंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट इज अबाउट 10%, के सिर्फ 10% ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले बेस में कौन है, पिरामिड के प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉफ, ये फोटोसिंथेसाइज भी करते हैं, इसीलिए फोटोसिंथेसाइजर्स। तो इसमें कौन कौन आता है, साइनोबैक्टीरिया, फाइटोप्लैंक्टन और वेजिटेबेलिया, ठीक है। प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रॉफ्स और फोटोसिंथेसाइजर्स हैं यहाँ पे। तो आपको याद रखना है कि ये सबसे पहले बेस में यही आएंगे, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि एनर्जी, अब हम समझते हैं कि किस तरीके से हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जाएगा। तो अगर यहाँ देखें कि 1 लाख अगर एनर्जी है, तो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जाते हुए 10,000 हो गया, उसके बाद जाते हुए फिर 1,000 हो गया, उसके बाद फिर जाते हुए 100 हो गया, और जो सबसे एपेक्स प्रेडेटर है इसको सबसे कम एनर्जी मिल रहा है, ठीक है। देन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आते हैं, ठीक है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, और ये क्या करते हैं, हर्बीवोर्स ईट प्रोड्यूसर्स। तो ये जो प्रोड्यूसर्स थे इनको खाएंगे,
ठीक है, और इनके प्रोडक्ट को, देन इनके पास भी 10% जाएगा, ठीक है। देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, तो ये कार्निवोर्स है, ये हर्बीवोर्स को खाएंगे, हमने देख लिया। और जो टर्सरी कंज्यूमर्स है ये भी कार्निवोर्स है, और ये वाले कार्निवोर्स को खाएंगे, ठीक है। देन जो एपेक्स प्रेडेटर है, जैसे कि एलिगेटर हो गया, एगल हो गया, शार्क्स हो गया, या ह्यूमन है, ये सब क्या है, एपेक्स प्रेडेटर है। यहाँ तक आते आते एनर्जी क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो ये 4th ट्रॉफिक लेवल है, ओके। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि 10% एनर्जी जो है जाता है, ट्रांसफ़र होता है। लिंडमैन का रूल है एनर्जी, और ये भी याद रखना कि एनर्जी यूनिडायरेक्शनल भी है, ठीक है। एनर्जी एक ही सीधे जाएगा, यूनिडायरेक्शनल ही जाएगा। एक चीज़ याद रखना है कि ट्रू एपेक्स प्रेडेटर कौन है, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ट्रू एपेक्स प्रेडेटर हम उसी को कहेंगे जिसका कि कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, जैसे कि लायन, टाइगर, शार्क वगैरह, यही ट्रू एपेक्स प्रेडेटर है। और ह्यूमन का एज सच इस तरीके से ट्रॉफिक लेवल पे प्लेस नहीं किया जाता है, क्योंकि ह्यूमन जो है कभी कभी क्या हो सकते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकते हैं, टर्सरी कंज्यूमर हो सकते हैं, और यहाँ पे भी आ सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बेसिकली ह्यूमन जो है क्या होता है, ओमनीवोरस होता है, ओके, गिव मी अ मोमेंट, ठीक है। तो ओमनीवोरस होता है जो कि सब कुछ खा सकता है। तो ये बात याद रखना है, यहाँ पे इसको देख के बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि एपेक्स प्रेडेटर में बिल्कुल एकदम काउंट ही कर लिए। ये जो है, ठीक है, टॉप लेवल के प्रेडेटर्स हैं कि इसके ऊपर और कोई नेचुरल प्रेडेटर्स देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है, ये याद रखना है। और अब हम देखते हैं कि इन ट्रॉपिक्स लेवल में आखिर इंटरेक्शन कैसे होता है। तो इसमें 3 मेन कंपोनेंट है, ठीक है, फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो अब समझते हैं फूड चेन क्या है। तो ये रिप्रेजेंट करता है द फीडिंग रिलेशनशिप इन ए लीनियर सीक्वेंस। तो ये फूड चेन ना हमें लीनियर सीक्वेंस में दिखाता है कि फीडिंग रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है। ये दिखाता है कि एनर्जी और न्यूट्रिएंट फ्लो वन ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है। एक्सप्लेन करता है कि कौन किसको खा रहा है इकोसिस्टम में। जैसे ग्रास के बाद जो है, ग्रास को ग्रास हॉपर खाएगा, ठीक है, ग्रास को ग्रास हॉपर खाएगा, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा, और स्नेक को ईगल खाएगा। तो यहाँ पे सबसे टॉप पिक कौन हुआ, ईगल, ठीक है। तो इस तरीके से होगा कि ये फीडिंग रिलेशनशिप को लीनियर सीक्वेंस में दिखाता है। देन अब देखते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन क्या है, तो ये प्राइमरी एनर्जी सोर्स है, ठीक है। क्या है, सबसे पहला प्राइमरी एनर्जी सोर्स ग्रेजिंग फूड चेन ही है, ठीक है। लिविंग प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट्स होता है। इनिशियल ऑर्गेनिजम्स अगर देखें तो इसको कौन खाएगा, ग्रीन प्लांट्स को खाने वाला हर्बीवोर्स है, और ये कंज्यूम करेगा लाइव प्लांट्स को, ठीक है। जो जिंदा प्लांट्स है उनको कंज्यूम करेंगे डायरेक्टली। देन इंटरमीडिएट कंज्यूमर्स कार्निवोर्स, कि ये अब हर्बीवोर्स को खाएंगे। देन एनर्जी फ्लो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट पाथवे फ्रॉम लिविंग प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। तो जो लिविंग प्रोड्यूसर है, ठीक है, जो लिविंग प्रोड्यूसर है उससे अब डायरेक्टली कंज्यूमर की तरफ कहाँ जा रहा है, एनर्जी फ्लो हो रहा है। देन यहाँ पे अगर हम देखें तो और एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं कि ग्रास को ग्रास हॉपर खाएगा, ग्रास हॉपर को फ्रॉग, एंड फ्रॉग को स्नेक। तो ऐसा भी हो सकता है। देन एक्वेटिक में देखें तो इसको पूछा जा चुका है। डायटम्स, सबसे पहले डायटम्स को खाएगा क्रस्टेशियन, ठीक है, मीन्स क्रिल्स या प्रॉन्स। देन प्रॉन्स या क्रिल्स को कौन खाएगा, हेरिंग्स, ठीक है। तो ये सीक्वेंस पूछा जा चुका है 2021 में। एक्वेटिक में डायटम्स सबसे पहले, देन क्रस्टेशियंस, देन हेरिंग्स, ओके। डायटम्स, क्रस्टेशियंस, देन हेरिंग्स, ओके। अब देखते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। यहाँ पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन और भी देख सकते हैं। तो फ्लावर, ये क्या हो गया, प्रोड्यूसर। देन फ्लावर पे कौन है, कैटरपिलर, प्राइमरी कंज्यूमर। देन कैटरपिलर को कौन खा रहा है, फ्रॉग, सेकेंडरी कंज्यूमर। देन टर्शियरी कंज्यूमर स्नेक, ठीक है, और स्नेक को भी फिर ईगल खा रहा है तो क्वार्टनरी कंज्यूमर हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये हमने देख लिया ग्रेजिंग फूड चेन। अब समझते हैं डेट्रिटस फूड चेन। तो ये डेट्रिटस फूड चेन क्या है, तो प्राइमरी एनर्जी सोर्स यहाँ पे क्या होगा, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होगा, डेट्रिटस होगा, ठीक है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेट्रिटस। इनिशियल ऑर्गेनिज्म देखे तो इसमें डीकम्पोजर्स होगा, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया और फंगी, डीकम्पोजर्स बैक्टीरिया और फंगी। देन इंटरमीडिएट कंज्यूमर्स अगर हम यहाँ पे देखें तो डेट्रीवोर्स होगा, ठीक है, जो कि डीकम्पोज जैसे कि अर्थवॉर्म्स, मिलिपिड्स और वुडलाइस, ठीक है। तो ये सब जो है डीकम्पोजर्स पे फीड कर रहा है, ठीक है, अर्थवॉर्म, मिलिपिड्स और वुडलाइस।
देन एनर्जी फ्लो क्या होता है, इनडायरेक्ट पाथवे वाया डीकम्पोजिशन, तो डीकम्पोजिशन के थ्रू ही एनर्जी जो है फ्लो होता है, ठीक है। जैसे कि फॉलन लीव्स, पहले लीव्स गिरा, देन अर्थवॉर्म्स ने उस लीव्स को जो है खाया, देन अर्थवॉर्म्स को बर्ड्स, तो इस तरीके से भी होता है, फॉलन लीव्स, अर्थवॉर्म्स, देन बर्ड्स, ओके। तो ऐसे ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे इनिशियल ऑर्गेनिज्म कोई डीकम्पोजर होगा, जैसे कोई बैक्टीरिया या फंगी, देन इंटरमीडिएट कंज्यूमर कौन होगा, डेट्रीवोर्स, डेट्रीवोर्स में कौन आता है, डेड प्लांट पे फीड करने वाला, जैसे कि अर्थवॉर्म्स, ठीक है, मिलीपीड्स और वुड लाइस, ओके। देन तो यहाँ पे हमने देखा कि डेड लीव्स है, इसको फिर खाया गया वुड लाइस के द्वारा, और वुड लाइस को फिर खाया गया ब्लैक बर्ड के द्वारा, ठीक है। देन एडिशनल कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं फूड चेन में। तो डोमिनेंस अगर देखें फूड चेन का, तो मेराइन इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन इज डोमिनेंट, ठीक है। तो मेराइन इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन डोमिनेंट है, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डेट्रियस फूड चेन ज़्यादा डोमिनेंट है। तो इसको आपको याद रखना है कि डेट्रिटस फूड चेन जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ज़्यादा डोमिनेंट है, और मेराइन इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन ज़्यादा डोमिनेंट है। देन एक क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, हनी बी वेगल डांस, तो हनी बी जो है परफॉर्म करते हैं वेगल डांस टू इन्फॉर्म अदर अबाउट द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ ए फूड सोर्स, की फूड सोर्स अगर उसको कहीं दिख रहा है तो वो डांस परफॉर्म करेंगे वेगल डांस, उससे पता चल जाएगा कि हाँ कहीं और भी फूड जो है। तो ये फीचर किस में देखने के लिए मिलता है, हनी बीज में, ओके, इस बात को ध्यान रखना है। देन अब देखते हैं फूड वेब के बारे में। अभी हमने देखा किसके बारे में, फूड चेन के बारे में, अब देखते हैं फूड वेब क्या है। तो फूड वेब अगर देखें ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, तो आपको किस तरीके से फूड वेब आपको कॉम्प्लेक्स देखने के लिए मिल रहा है। तो अ फूड वेब इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम विद 5 पॉसिबल फूड चेन्स, तो ये दिखा रहा है कि फूड वेब में ही कितना जो है फूड चेन पॉसिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से दिखा रहा है। तो एक अगर हम देखें जैसे कि ये ग्रास है, ठीक है, तो ग्रास को कौन खा रहा है, माउस खा रहा है, देन माउस को स्नेक, ठीक है, स्नेक को हॉक, ठीक है, एक यहाँ पॉसिबल है। अब हम दूसरा देख पा रहे हैं, ग्रास को माउस खा रहा है, देन माउस को फिर हॉक खा रहा है, ये हमने दूसरा देख लिया। देन यहाँ देख रहे हैं हम कि ग्रास को रैबिट खा रहा है, देन रैबिट को फिर हॉक खा रहा है, देन ग्रास को ग्रास हॉपर खा रहा है, और ग्रास हॉपर को हॉक खा रहा है। देन यहाँ ग्रास को ग्रास हॉपर खा रहा है, ग्रास हॉपर को फिर लिजर्ड खा रहा है, और लिजर्ड को फिर हॉक खा रहा है। तो ये हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि काफ़ी सारा जो है फूड वेब में काफ़ी सारा फूड चेन देखने के लिए मिल रहा है, और फूड वेब काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो अब देखते हैं मेराइन फूड वेब कैसा होता है। पहले समझ लेते हैं कि क्या है फूड वेब। तो फूड वेब एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड फूड चेन का, इसमें काफ़ी सारा इंटरकनेक्टेड फूड चेन देखने के लिए मिलेगा, और ये रिप्रेजेंट करता है मल्टीपल फीडिंग रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। तो एक्चुअल में हम देखें तो ऐसा ही होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस सीधा सीधा चल रहा है, इसको ये खा रहा है, इसको ये खा रहा है, बल्कि ये कॉम्प्लेक्स ही है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है। देन ये ऑफर करता है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी बाय शोइंग ऑल्टरनेटिव एनर्जी पाथ्स। तो इससे फूड वेब से हमें क्या पता चल रहा है कि ऑल्टरनेटिव एनर्जी पाथ भी है, मल्टीपल फीडिंग रिलेशनशिप है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को दर्शाता है। तो अब देखते हैं बायोटिक इंटरेक्शन फूड वेब में कैसा कैसा हो सकता है, ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। इससे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि मराइन फूड वेब कैसा हो सकता है, ओके। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है, डायटम्स है और फाइटोप्लैंक्टन्स है, ठीक है, और डाइनोफ्लेजेलेट्स और फाइटोप्लैंक्टन्स है, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखने आपको मिल सकता है कोकोपॉड्स है, जू प्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन के बाद कौन आता है, जू प्लैंक्टन। देन इसके बाद एंकोवी प्लैंक्टन ईटिंग फिश, तो ये क्या करेगा, प्लैंक्टन ईटिंग फिश है। देन यहाँ पे फिर देखने के लिए मिलेगा क्रस्टाशियन। क्रस्टाशियन क्या है, फिश ईटिंग मोलस्क, ठीक है, क्रस्टाशियन है क्या, फिश ईटिंग मोलस्क है, ओके। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखा डाइनोफ्लेजिलेट्स, देन जू प्लैंक्टन, ठीक है। सबसे पहले इसमें जो है ओशन में या मराइन में फाइटोप्लैंक्टन होगा, फिर जू प्लैंक्टन होगा, देन प्लैंक्टन ईटिंग फिश है, ठीक है। देन क्रस्टेशियन ईटिंग जो है मोलस्क, क्रस्टेशियन या फिश ईटिंग मोलस्क है, ठीक है। देन सब बाद में फिर देखने के लिए मिलता है शार्क, मतलब फिश ईटिंग फिश, ठीक है, कि फिश को खा रहा है, ये देखने के लिए मिलता है। तो इधर इस तरीके से भी हो सकता है कि डायटम्स है, देन जू प्लैंक्टन है, कॉन्च, देन फिर फिश लार्वा, जू प्लैंक्टन, ओके। देन इधर हेरिंग्स, ठीक है, क्रस्टेशियन फिश ईटिंग फिश, ठीक है, हेरिंग क्या है, क्रस्टेशियन है, फिश ईटिंग फिश है।
ये जो स्क्विड है ये भी क्रस्टाशियन है, फिश ईटिंग मॉलस्क है। देन टूना फिश ईटिंग फिश। देन यहाँ पे ये जो है शार्क क्या है, एपेक्स प्रेडेटर है। तो यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल रहा है कि ज़रूरी नहीं कि इसी तरीके से कुछ चलेगा, ठीक है, इधर से इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि कनेक्टिविटी जो सिर्फ ऐसा ही हो ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे कोई किसी को खा सकता है, इस तरीके से कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल रहा है। सिर्फ एक लीनियर नहीं चलता आ रहा है कि इसके बाद ये ही खाएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ बायोटिक इंट्रैक्शंस इन ए फूड वेब। फूड वेब में कितने तरीके का बायोटिक इंट्रैक्शंस होता है उसको देख लेते हैं। तो म्यूचुअलिज्म, ठीक है, सबसे पहला क्या है, म्यूचुअलिज्म। तो इसमें दोनों स्पीसीज को जो है फायदा होता है इंट्रैक्शन से, ठीक है, दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। जैसे एग्जाम्पल देखें तो बी और फ्लावर, ठीक है, पॉलिनेशन एंड नेक्टर, तो बी एंड फ्लावर को एक दूसरे से फायदा होता है। देन क्लाउन फिश और सी एनीमोन, ठीक है, तो इसमें भी म्यूचुअल प्रोटेक्शन दोनों को मिलता है। देन लाइकेन, ठीक है, फंगस प्लस एल्गी, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं, सिम्बायोटिक सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे दोनों ही स्पीसीज को फायदा मिलता है, तो इसको कहा जाएगा म्यूचुअलिज्म, ठीक है। तो म्यूचुअलिज्म क्या है, टाइप ऑफ इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन बिटवीन टू स्पीसीज वेयर बोथ स्पीसीज आर बेनिफिटेड फ्रॉम द इंट्रैक्शन, ठीक है। तो एक जो है वन ऑफ द स्पीसीज ये क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, रिसोर्स और सर्विस, और अदर भी जो है बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, जैसे कि बी और फ्लावर, ठीक है, जैसे कोरल और जूजेंथली, ठीक है। और कुछ म्यूचुअलिज्म इतना इंटीमेट होता है, ठीक है, कि अगर स्पीसीज इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो वो रह नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो टोटली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। देन गट माइक्रोफ्लोरा जो क्या है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट माइक्रोफ्लोरा है ह्यूमन बींग्स में, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है क्या करते हैं, कॉलोनाइज कर लेते हैं ऑल पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये गट माइक्रोफ्लोरा भी म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, यहाँ पे दोनों को ही फायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, बी एंड फ्लावर, क्लाउन फिश और सी एनीमोन, यहाँ क्या हो रहा है, म्यूचुअल प्रोटेक्शन है क्लाउन फिश और सी एनीमोन में। एंड लाइकेंस का तो हम जानते ही हैं, ये पूछा भी जा चुका है, फंगस प्लस एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। देन अब नेक्स्ट समझते हैं कमेंसलिज्म के बारे में, ठीक है, कि कमेंसलिज्म क्या होता है, तो समझते हैं इसको। सो कमेंसलिज्म का मतलब होता है कि वन स्पीसीज बेनिफिट्स द अदर इज अनअफेक्टेड। तो इसमें क्या होता है कि एक स्पीसीज को तो फायदा होता है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर कुछ देखें तो बार्नेकल्स ऑन व्हेल, ठीक है, इसमें बार्नेकल को फायदा होता है, ठीक है, बार्नेकल्स बेनिफिट। देन इपीफाइट्स ऑन ट्रीज, ठीक है, ट्रीज पे जो इपीफाइट होता है, ठीक है। देन एग्जाम्पल 3 रिमोरस विथ सार्क। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से कुछ कमेंसलिज्म का रिलेशनशिप देखने के लिए मिलता है कि एक को फायदा होता है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर कमेंसलिज्म को हम अच्छे से देखना चाहें कि आखिर कमेंसलिज्म है क्या, तो इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को तो फायदा होता है, वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स फ्रॉम द अदर विदाउट हार्मिंग इट, कि फिर हार्म नहीं करते, उससे फ़ायदा तो उठाते हैं लेकिन उसको हार्म नहीं करते हैं, ठीक है। तो कमेंसल स्पीसीज बेनिफिट फ्रॉम अनदर स्पीसीज बाय ऑब्टेनिंग लोकोमोशन, ठीक है, या शेल्टर मिलेगा, फूड मिलेगा, या लोकोमोशन कर सकते हैं, या सपोर्ट मिलेगा होस्ट से, ठीक है, विच फॉर मोस्ट पार्ट नीदर बेनिफिट्स नॉर हार्म्ड। तो यही चीज़ समझना है कि एक को तो फ़ायदा होता है, ठीक है, एक बेनिफिशियल है लेकिन दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, ज़ीरो, गिव मी अ मोमेंट, दूसरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। देन अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो सकर फिश अटैचेस टू द सार्क पे सकर फिश जो है अटैच हो जाता है। देन रिलेशनशिप बिटवीन ट्री एंड एपीफाइटिक प्लांट, ये भी कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है, ट्री और एपीफाइटिक प्लांट, ठीक है। तो आपको अगर पूछा जाए ट्री एंड एपीफाइटिक प्लांट का रिलेशनशिप क्या है, तो ये कमेंसलिज्म है, ठीक है। देन अब नेक्स्ट देखते हैं पैरासाइटिज्म। तो ये पैरासाइटिज्म क्या होता है, इसमें एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है और होस्ट को हार्म होता है, ठीक है। तो जो स्पीसीज है जो कि होस्ट के अंदर आता है तो उस होस्ट को वो नुकसान कर देता है, जैसे कि टिक ऑन डॉग, ठीक है। तो टिक को ब्लड मिलता है लेकिन डॉग सफ़र करता है, मतलब जो यहाँ पे डॉग जो है होस्ट है और डॉग के अंदर अगर टिक आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे टिक को ब्लड मिलेगा डॉग से, ठीक है, लेकिन डॉग को नुकसान होगा। देन दूसरा हो गया टेपवर्म इन एनिमल इंटेस्टाइन, कि एनिमल इंटेस्टाइन में अगर टेपवर्म है तो टेपवर्म को तो खाना मिल रहा है, वहाँ पे वो फल फूल रहा है, लेकिन जो एनिमल है तो उसको तो नुकसान हो रहा है।
देन मॉस्किटो फीडिंग ऑन ह्यूमन, तो यहाँ पे ह्यूमन को तो नुकसान ही है ना और मॉस्किटो को फायदा है, तो ये सब पैरासाइटिज्म का एग्जाम्पल है कि एक को फायदा है दूसरे को नुकसान है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देन अब एक और चीज़ आपको याद रखना है कि जो फीमेल मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो को पैरासाइट नहीं माना जाता है। अब ऐसा क्यों है, क्यों फीमेल मॉस्किटो को पैरासाइट नहीं माना जाता है? तो अगर देखें तो फीमेल मॉस्किटो जो है फीड करते हैं ह्यूमन ब्लड के ऊपर रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए ह्यूमन ब्लड के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है, फीमेल मॉस्किटो, लेकिन दे आर नॉट कंसिडर्ड पैरासाइट, फिर भी इनको पैरासाइट नहीं कहा जाता है क्योंकि दे डू नॉट लिव ऑन और इनसाइड द होस्ट परमानेंटली, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये परमानेंटली जो है होस्ट के अंदर नहीं रह रहा है, इसलिए ट्रू पैरासाइट नहीं कहा जाता। इस रिलेशनशिप को पैरासाइटिज्म कहा जाता है, ठीक है, मॉस्किटो फीडिंग ऑन ह्यूमन, लेकिन फिर भी जो फीमेल मॉस्किटो है इसको क्या कहा जाता है कि ट्रू होस्ट नहीं कहा जाता है, क्योंकि अगर ट्रू होस्ट वही होगा जो ट्रू पैरासाइट वही होगा जो होस्ट के अंदर रहेगा, ठीक है, लिव इनसाइड द होस्ट, कि अगर ये होस्ट है और होस्ट के अंदर आके जब रह रहा है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं टैप वॉर्म, ये एनिमल इंटेस्टाइन में ही रह रहा है, तो ये हो गया ट्रू पैरासाइट, ठीक है, लेकिन फीमेल मॉस्किटो ट्रू पैरासाइट नहीं है क्योंकि होस्ट के इनसाइड नहीं रहता है परमानेंटली। फीमेल मॉस्किटो क्या है, ये आएगी और उसके बाद काटने के बाद ब्लड मिल जाएगा, ठीक है, और ये उनके रिप्रोडक्शन के लिए होगा, तो ये इतना ही होता है। तो इसमें क्या है कि परमानेंटली तो वो होस्ट के अंदर रह नहीं रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखना है कि फीमेल मॉस्किटो क्या है, पैरासाइट नहीं है। देन पैरासाइटिज्म रिक्वायर लॉन्ग टर्म और कांस्टेंट एसोसिएशन विद द होस्ट, कि होस्ट के साथ लॉन्ग टर्म और कांस्टेंट एसोसिएशन होगा तभी हम कहेंगे पैरासाइटिज्म। इसीलिए मॉस्किटो को कंसिडर किया जाता है टेम्परेरी इक्टोपैरासाइट्स और माइक्रो प्रीडेटर्स। क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रीडेटर्स, क्योंकि ये फीड करते हैं और लीव चले जाते हैं, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट हम देखें प्रीडेशन। प्रीडेशन में भी क्या होता है कि वन स्पीसीज किल्स एंड ईट्स द अदर, तो प्रीडेशन का सिंपल सा मतलब है कि एक स्पीसीज ने दूसरे को पूरा का पूरा मार के खा ही लिया, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इसमें काफ़ी सारा आप देख सकते हैं, लायन और जेब्रा का, स्नेक और माउस का, स्नेक ने पूरा का पूरा माउस को खा लिया, ईगल और फिश का, तो ये होता है प्रीडेशन। देन अब देखते हैं कंपटीशन। अब कंपटीशन में क्या होता है कि दोनों स्पीसीज को नेगेटिवली ये अफेक्ट होते हैं बाय कंपीटिंग फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, ये लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए compete कर रहे होते हैं, दोनों को ही नुकसान है, ठीक है, जैसे लायंस और हाइनाज कंपीटिंग फॉर प्रे के लिए दोनों compete कर रहे हैं, प्लांट्स और प्लांट्स कंपीटिंग फॉर सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स, तो दोनों को यहाँ नुकसान है। बर्ड्स और बर्ड्स कंपीटिंग फॉर नेस्टिंग साइट, तो यहाँ दोनों स्पीसीज नेगेटिवली अफेक्टेड होते हैं एक दूसरे से क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड जो है रिसोर्सेस है। देन एमेंसलिज्म। अब कमेंसलिज्म में हमने क्या देखा कि एक स्पीसीज को फ़ायदा पहुंचता है और दूसरा स्पीसीज को नुकसान नहीं होता है, वो अनअफेक्टेड होता है। अब यहाँ पे क्या है, दूसरा स्पीसीज अनअफेक्टेड ही है लेकिन एक स्पीसीज को नुकसान होगा, ठीक है, जैसे ब्लैक वॉलनट ट्री, नियर बाय प्लांट्स को क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि ब्लैक वॉलनट ट्री क्या करता है, रिलीज करता है टॉक्सिन, ठीक है। देन एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, तो ये जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है ये अदर बैक्टीरिया को क्या करेगा, नुकसान ही करेगा, तो ये एमेंसलिज्म है। देन एलिलोपैथिक प्लांट्स, ठीक है, तो ये एलिलोपैथिक प्लांट्स क्या करते हैं, इनहिबिट नियर बाय प्लांट ग्रोथ, जो नियर बाय प्लांट है उसके ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, तो ये एमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। ब्लैक वॉलनट ट्री को याद रखना है कि ये जो नियर बाय प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये ब्लैक वॉलनट ट्री को कुछ भी नहीं हो रहा है और नियर बाय प्लांट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो ये एमेंसलिज्म हो गया, ठीक है। सेम वही एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, और एक और एग्जांपल आपको याद रखना है एलिलोपैथिक प्लांट्स, तो ये जो है नियर बाय प्लांट के ग्रोथ को रोक देते हैं, इनहिबिट करते हैं एलिलोपैथिक प्लांट्स। देन फैसिलिटेशन, तो ये फैसिलिटेशन कहने का क्या मतलब है कि वन स्पीसीज इनडायरेक्टली बेनिफिट्स अनदर विदाउट डायरेक्ट इंट्रैक्शन, तो यहाँ पे डायरेक्टली कोई इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है लेकिन एक स्पीसीज जो है दूसरे स्पीसीज को फ़ायदा पहुँचा रहा है। जैसे एग्जांपल देखें तो नर्स प्लांट, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, सीडलिंग्स को जो है शेड और शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, तो इनडायरेक्टली बेनिफिट कर रहा है बिना कोई डायरेक्ट इंट्रैक्शन के। जैसे कोरल रीफ मैराइन स्पीसीज को हैबिटाट प्रोवाइड कर रहा है। देन डेड ट्रीज, ठीक है, कैविटी नेस्टिंग बर्ड्स, तो ये नेस्टिंग साइट प्रोवाइड कर रहा है, तो ये फैसिलिटेशन है, ठीक है।
यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक स्पीसीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट कर रहा है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं, यहाँ डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली बेनिफिट कर रहा है, जैसे नर्स प्लांट हो गया, कोरल रीफ्स हो गया और डेड ट्रीज हो गया। देन न्यूट्रलिज्म, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बोथ स्पीसीज को एग्जिस्ट विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर, कि इसमें दोनों स्पीसीज एक दूसरे को कोई जो है अफेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, न्यूट्रलिज्म, कि दोनों स्पीसीज जो है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, दोनों स्पीसीज को एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं है। जैसे एग्जांपल कैक्टाई एंड टेरेंटुलाज इन डेजर्ट, ठीक है, कैक्टाई और टेरेंटुलाज याद रखना है, कौन, कैक्टाई और टेरेंटुला डेजर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों स्पीसीज को एग्जिस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को अफेक्ट किए बिना, ये न्यूट्रलिज्म है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार हम और ध्यान से देख लेते हैं। तो कॉमेंसलिज्म को हमने देख लिया, और एमेंसलिज्म में क्या कहा था हमने कि एक स्पीसीज जो है हार्म और डिस्ट्रॉय हो जाता है और दूसरा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अनअफेक्टेड रहता है, बेनिफिट हो सकता है या बेसिकली अनअफेक्टेड ही रहेगा, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एमेंसलिज्म, एक का नुकसान दूसरे को कुछ नहीं, ठीक है। तो इसमें एमेंसलिज्म में ही एंटीबायोसिस होता है, ब्रेड मोल्ड फंगी जो होता है, जो ब्रेड मोल्ड है, द ब्रेड मोल्ड फंगी पेनिसिलियम प्रोड्यूस पेनिसिलिन, तो ब्रेड मोल्ड फंगी जो है पेनिसिलियम, ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक सब्सटेंस है जो इनहिबिट करता है ग्रोथ बहुत सारे बैक्टीरियाज का, वैरायटी ऑफ बैक्टीरियाज का ग्रोथ को रोक देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पेनिसिलिन जो पेनिसिलियम है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ब्रेड मोल्ड फंगी को, ठीक है, ये पेनिसिलिन प्रोड्यूस कर रहा है, इसको कोई फर्क नहीं है, लेकिन दूसरे बैक्टीरिया को तो नुकसान पहुंचा रहा है। देन कॉम्पिटिशन, तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि ये जो एक बड़ा ट्री है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, अ लार्ज ट्री शेड अ स्मॉल प्लांट, कि ये एक स्मॉल प्लांट को ये शेड छांव पहुंचा रहा है, तो इससे जो है इस स्मॉल प्लांट का ग्रोथ रुक जा रहा है, रिटार्ड हो जा रहा है, ठीक है। और द स्मॉल प्लांट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द लार्ज ट्रीज, लेकिन इस स्मॉल प्लांट क्या लार्ज ट्री को कुछ नुकसान कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो ये हो गया एक तरीके से। देन म्यूचुअलिज्म, जो कि हमने देखा कि ये एक ऐसा इंट्रैक्शन है कि दोनों एक दूसरे से बेनिफिट होते हैं इस इंट्रैक्शन से, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें कि कौन है, ये बी हैं और फ्लावर, ठीक है, बी और फ्लावर का रिलेशनशिप, तो यहाँ म्यूचुअलिज्म है, दोनों को फायदा है। देन कोरल और जूजेंथली, ठीक है, कोरल जूजेंथली, तो दोनों को यहाँ पे फायदा है, ठीक है। देन इंटेस्टाइन में जो कुछ गुड बैक्टीरियाज होता है तो यहाँ पे दोनों को फायदा है, ठीक है, फायदा है, तो ये म्यूचुअलिज्म का हो गया। तो इसमें क्या होता है कि वन ऑफ द स्पीसीज प्रोवाइड्स द अदर विथ सम रिसोर्सेज और सर्विसेज, कि एक स्पीसीज क्या कर रहा है, दूसरे को या कुछ रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा भी कोई ना कोई बेनिफिट जो है बदले में उसको दे ही रहा है। और कुछ म्यूचुअलिज्म इतना इंटीमेट होता है कि अगर स्पीसीज एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो वो रह नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे, वो टोटली एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। देन एक और चीज़ आपको याद रखना है कि गट माइक्रोफ्लोरा जो होता है, ये क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट माइक्रोफ्लोरा है ह्यूमन बीइंग्स में, ठीक है, क्या, गट माइक्रोफ्लोरा, तो गट माइक्रोफ्लोरा क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट माइक्रोफ्लोरा है ह्यूमन बीइंग्स में, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, कॉलोनाइज करते हैं ऑल पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, ठीक है। तो गट फ्लोरा क्या है, लार्जेस्ट माइक्रोफ्लोरा है ह्यूमन बीइंग्स में। देन न्यूट्रलिज्म, तो ये न्यूट्रलिज्म क्या है, न्यूट्रलिज्म डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीसीज दैट इंटरेक्ट बट डू नॉट अफेक्ट ईच अदर। तो हमने देखा कि न्यूट्रलिज्म जो है दोनों स्पीसीज इंटरेक्ट करेंगे लेकिन एज सच कोई फायदा नुकसान कुछ भी नहीं है, दोनों को अनअफेक्टेड ही रहते हैं, जैसे हमने देखा कि कैक्टस और टेरेंटुला डेजर्ट एरिया में हमें देखने के लिए मिलता है। तो कहा जा रहा है कि ये जो एग्जाम्पल है ट्रू न्यूट्रलिज्म का, ये वर्चुअली इम्पॉसिबल ही है प्रूव करने का कि ऐसा कुछ भी होता है, ठीक है, कि दो स्पीसीज है और दोनों स्पीसीज या दोनों इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हैं एक दूसरे में। तो कहा जा रहा है कि न्यूट्रलिज्म अकर्स व्हेन टू पॉपुलेशन इंटरेक्ट विदाउट हैविंग एन इफेक्ट ऑन द इवोल्यूशनरी फिटनेस ऑफ ईच अदर, जैसे कैक्टाई और टेरेंटुला लिविंग इन द डिजर्ट, तो ये एग्जाम्पल है। देन अब नेक्स्ट देखते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ठीक है। सो ये क्या है, पिरामिडल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू टॉप कंज्यूमर्स। तो हमने ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से ट्रॉफिक लेवल्स होता है, किस तरीके से एनर्जी फ्लो होता है हर ट्रॉफिक में। अब हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। ये दिखाता है पिरामिडल रिप्रेजेंटेशन ट्रॉफिक लेवल्स का,
कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स में किस तरीके से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ईच हॉरिजॉन्टल बार रिप्रेजेंट स्पेसिफिक ट्रॉफिक लेवल, और हर हॉरिजॉन्टल बार क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक ट्रॉफिक लेवल को। देन लेंथ और विड्थ ऑफ द बार का क्या मतलब है, टोटल नंबर, बायोमास और एनर्जी एट द लेवल। ठीक है, तो लेंथ और विड्थ ऑफ द बार्स ये दर्शाता है टोटल नंबर, बायोमास क्या है और एनर्जी क्या है हर लेवल पे। बेस पे होता है प्रोड्यूसर्स, टिप पे होता है टॉप कार्निवोर्स। ठीक है, तो इकोलॉजिकल पिरामिड में हम नंबर देखते हैं, बायोमास देखते हैं, एनर्जी देखते हैं। तो अब समझते हैं टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो हमने समझा कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स है क्या, तो ये पिरामिडल रिप्रेजेंटेशन है ट्रॉपिक लेवल का, प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर्स का। देन पिरामिड ऑफ नंबर ये दिखाता है, सोज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स दिखाता है हर ट्रॉफिक लेवल पे। देन पिरामिड ऑफ बायोमास दिखाता है, सोज द टोटल बायोमास। ठीक है, बायोमास का मतलब ड्राई वेट। ठीक है, एट ईच लेवल, तो ये क्या दिखाता है, टोटल बायोमास मीन्स ड्राई वेट दिखाता है हर लेवल पे। देन पिरामिड ऑफ एनर्जी और प्रोडक्टिविटी। ठीक है, देन तीसरा क्या है, पिरामिड ऑफ एनर्जी और प्रोडक्टिविटी, ये दिखाता है कि किस तरीके से जो है एनर्जी का फ्लो होता है हर ट्रॉफिक लेवल में, किस तरीके से एनर्जी जाता है ओवर टाइम। और ये क्या होता है, ऑलवेज अपराइट ड्यू टू एनर्जी लॉस एट इच स्टेप। जो लिंडमैन का 10% लॉ हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमेशा ही अपराइट होगा और एनर्जी लॉस होता है हर स्टेप पे। ठीक है, 10% एनर्जी ही जा पाता है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे और 90% जो है लॉस हो जाता है। तो अब देखते हैं पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में कि पिरामिड ऑफ नंबर्स क्या है। तो ये रिप्रेजेंट करता है द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ नंबर ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितना नंबर है इंडिविजुअल्स का या पॉपुलेशन का हर ट्रॉफिक लेवल में। ठीक है, शेप कैन बी अपराइट और इन्वर्टेड। तो ये पिरामिड कैसा हो सकता है अभी हम देखेंगे। तो अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है, इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, और डिफ़िकल्ट है हर ऑर्गेनिज्म को, ऑल और इंडिविजुअल को काउंट करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए ये फुल्ली रिफ्लेक्ट नहीं करता है इकोसिस्टम का ट्रॉफिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट कहाँ होगा और इन्वर्टेड कहाँ होगा। तो पिरामिड ऑफ नंबर्स अपराइट, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिक्रीजेज एज द ट्रॉफिक लेवल इंक्रीजेस। तो जब हम कहते हैं कि पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट है, मतलब क्या है कि इंडिविजुअल का संख्या कम होता जाता है जैसे ही हम हर ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं। मतलब यहाँ बेस पे सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल है। ठीक है, फिर जब हम यहाँ जा रहे हैं तो और कम इंडिविजुअल है। ठीक है, देन जब हम और ऊपर जा रहे हैं तो और कम इंडिविजुअल है। तो इसको कहेंगे अपराइट, कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, इंडिविजुअल डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, इंडिविजुअल डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में देखने के लिए मिलेगा, पॉन्ड इकोसिस्टम में देखने के लिए मिलेगा कि जैसे जैसे हर ट्रॉफिक लेवल में ऊपर की तरफ जाया जाएगा तो यहाँ पे नंबर डिक्रीज होता दिखेगा। तो अपराइट कहाँ है, पिरामिड ऑफ नंबर ग्रासलैंड इकोसिस्टम में और पॉन्ड इकोसिस्टम में। देन पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड कहाँ है, तो इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीजेज एज द ट्रॉफिक लेवल इंक्रीजेज। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, जैसे ये ट्रॉफिक लेवल है तो यहाँ पे अगर एक ऑर्गेनिज्म है तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, फिर यहाँ और ऊपर जो है 3 हो जाएगा। तो ये इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, इन्वर्टेड है। ठीक है, होना तो ये चाहिए ना कि बेस पे सबसे ज़्यादा देन ऊपर जाते जाते कम, तो ये हो गया अपराइट। और जब बेस पे कम और ऊपर जैसे ट्रॉफिक लेवल में जा रहे हैं ज़्यादा तो हम इसको कहेंगे इन्वर्टेड। और ये इन्वर्टेड देखा जाता है ट्री इकोसिस्टम में। तो कहने का क्या मतलब है कि एक ट्री जो है सपोर्ट कर सकता है काफ़ी सारे हर्बीवोर्स को, जैसे बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को। तो यहाँ पे बेस पे क्या है, बेस पे तो एक ही ट्री है ना, बेस पे सपोज ये एक ट्री है और इस ट्री में अगर देखें तो काफ़ी सारे बर्ड रह सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे जो है इंसेक्ट्स वगैरह फीड कर रहे होते हैं। तो ये इसीलिए ट्री सिस्टम में हमें देखने के लिए मिलता है कि ये क्या है, इन्वर्टेड है। ठीक है, तो यहाँ आपको इस तरीके से अब आगे देखते हैं। तो पिरामिड ऑफ नंबर, तो पिरामिड ऑफ ए नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, तो ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम का रिप्रेजेंटेशन है, दिखा रहा है। ओनली 3 टॉप कार्निवोर आर सपोर्टेड इन एन इकोसिस्टम बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ नियरली 6 मिलियन प्लांट।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप समझ पाएँ तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो ग्रास है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, तो यहाँ पे ग्रास का संख्या कितना ज़्यादा है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कितना ज़्यादा है, देन जैसे ही प्राइमरी कंज्यूमर की तरफ जाया जा रहा है जैसे कि ग्रास हॉपर, तो यहाँ पे ड्रास्टिकली आप देख सकते हैं कि रिड्यूस हो गया। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा। देन जैसे आप फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स की तरफ जा रहे हैं, यहाँ फिर से ज़्यादा रिड्यूस हो गया। और जैसे आप टर्सरी कंज्यूमर की तरफ जा रहे हैं तो देख पा रहे हैं कि बस इतना कम है, 3 ही है। तो ये होता है, ठीक है, कि बेस पे सबसे ज़्यादा, और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाते हैं यहाँ पे नंबर कम होता जाता है। तो ये देखने के लिए मिलता है हमें ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड एंड पॉन्ड, ये आपको याद रखना कि पॉन्ड में और ग्रासलैंड में क्या होता है, अपराइट होता है। ठीक है, तो यहाँ ग्रासलैंड में हमने देखा कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ घटता जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ग्रासेस है। देन यहाँ इंडिविजुअल और कम हो रहा है, यहाँ पे और भी कम हो रहा है, और यहाँ और कम हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, और लेटर ऑन काफ़ी कम बच जाता है। सेम वही पॉन्ड में भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रोड्यूसर्स ज़्यादा हैं, देन हर्बीवोर्स का संख्या कम हुआ है। ठीक है, देन अगर आप देखें तो ये प्राइमरी कार्निवोर्स, ठीक है, प्राइमरी कार्निवोर्स, देन सेकेंडरी कार्निवोर्स, देन जो है टॉप कार्निवोर्स। तो आप ऐसे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म कम होता जा रहा है, एंड दैट इज़ कॉल्ड जो है अपराइट। ठीक है, ये अपराइट है। देन अब देखते हैं, हमने पिरामिड ऑफ जो है नंबर देख लिया हमने। नंबर में आपको क्या याद रखना है कि पॉन्ड, ठीक है, और जो है ग्रासलैंड। ठीक है, पॉन्ड एंड ग्रासलैंड, इसमें क्या है, ये है अपराइट। अपराइट और इन्वर्टेड क्या है, ट्री इकोसिस्टम। देन नेक्स्ट अब मूव करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। तो समझते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास क्या है, मीन्स ड्राई वेट। ठीक है, तो देखते हैं पहले कि ये होता क्या है। तो ये रिप्रेजेंट करता है टोटल ड्राई वेट बायोमास ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल। तो ये वेट की बात करें कि टोटल ड्राई वेट क्या है बायोमास में। बायोमास इज मेजर्ड एज ड्राई वेट टू अवॉइड डिस्क्रिपेंसीज ड्यू टू साइज एंड वाटर कंटेंट। तो अब ये ड्राई वेट को इसीलिए माना जाता है क्योंकि वाटर कंटेंट होगा इसमें, तो डिस्क्रिपेंसीज होगा। ठीक है, देन स्टैंडिंग क्रॉप, तो समझते हैं ये क्या है। तो स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब होता है टोटल मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन यूनिट एरिया एट ए गिवन टाइम। तो इसको आप याद कर लीजिए कि स्टैंडिंग क्रॉप क्या है। तो इसका मतलब है कि टोटल मास लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, इन ए यूनिट एरिया एट ए गिवन टाइम। तो यहाँ पे टोटल मास की बात हो रही है ऑर्गेनिज्म का यूनिट एरिया में गिवन टाइम पे। तो आप स्टैंडिंग क्रॉप देख के आप अगर ये आ भी जाए इस टाइप का कुछ, तो आप ये सोच सकते हैं कि मे बी समथिंग रिलेटेड टू द प्लांट एंड क्रॉप, पर ये नहीं है। स्टैंडिंग क्रॉप ये होता है कि मास के बारे में बात हो रही है, मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज बायोमास, ठीक है, ग्राम पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, इसको कैसे जो है एक्सप्रेस किया जा सकता है, ग्राम पर स्क्वायर मीटर और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर एरिया। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो अब देखते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट कहाँ होता है। तो ये जो है पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट हमें देखने के लिए मिलता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अपराइट देखने के लिए मिलता है। तो जो बेस में प्रोड्यूसर्स होता है, तो मैक्सिमम बायोमास किसका है, प्रोड्यूसर का। तो जब भी कहीं पे भी मैक्सिमम बायोमास या मैक्सिमम नंबर होगा प्रोड्यूसर का, तो हम कहेंगे अपराइट। ठीक है, तो यहाँ पे बेस में देखिए अगर प्रोड्यूसर का, तो मैक्सिमम बायोमास होता है ट्रीज का और ग्रासेस का, और जो टॉप कार्निवोर्स है धीरे धीरे घटता जाएगा। मिनिमम बायोमास होता है, तो बायोमास डिक्रीज होता रहता है जैसे ही हायर ट्रॉफिक लेवल्स में जाते हैं एनर्जी लॉस की वजह से। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। तो पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड, अच्छा ठीक है, तो ये पिरामिड ऑफ नंबर के ही बारे में है। पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड हो सकता है ट्री इकोसिस्टम में, और स्पिंडल शेप्ड भी हो सकता है ट्री इकोसिस्टम में। ठीक है, स्पिंडल शेप्ड भी हो सकता है और इन्वर्टेड हो सकता है। तो इन्वर्टेड में तो ये है कि प्रोड्यूसर एक है, धीरे धीरे फिर हर्बीवोरस ज़्यादा हुआ, देन पैरासाइट और भी ज़्यादा हुआ, देन हाइपर पैरासाइट और भी ज़्यादा हुआ, तो ये हुआ इन्वर्टेड। देन जब कहते हैं स्पिंडल शेप्ड, तो स्पिंडल शेप्ड मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे प्रोड्यूसर तो एक है, देन हर्बीवोरस बड़ा और देन कार्निवोरस एक कम ही है। तो ये इसका शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, स्पिंडल शेप्ड।
ठीक है। देन पिरामिड ऑफ बायोमास, तो इसका देख लेते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास शोज अ शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट ए हायर ट्रॉफिक लेवल। तो इसमें क्या हमें देखने के लिए मिलता है कि हायर ट्रॉफिक लेवल पे यहाँ पे इस तरीके से वेट घटता जा रहा है, ड्राई वेट। ओके, हमने ये भी देखा कि ड्राई वेट को क्यों लेते हैं, ताकि किसी भी तरीके का जो है गलत वेट नहीं नाप लिया जाए। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर का हम क्या देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ 809 है। देन फिर से जैसे ग्रास का, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर ग्रास का। देन प्राइमरी कंज्यूमर का ग्रास हॉपर का 37 है। देन रैट का कितना है, 11 है। देन स्नेक का कितना है, 1.5 है। तो ये क्या हो गया, एक जो है ये पिरामिड ऑफ बायोमास ये अपराइट है, ठीक है, कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, वेट घटता जा रहा है। तो ये हो गया अपराइट। तो पिरामिड ऑफ बायोमास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी आप देख सकते हैं कि ग्रास जो प्रोड्यूसर्स हैं तो इनका अगर 1000 kg है। देन जो हर्बीवोर्स है वह 100 kg हो गया। देन जो प्राइमरी कार्निवोर्स है 10 kg हो गया, और जो टॉप कार्निवोर है 1 kg हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है, ये घटता जाता है। तो ये हो गया पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट। देन पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड देखने के लिए कहाँ मिलता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में। टेरेस्ट्रियल में नंबर में आपको ट्री इकोसिस्टम को याद रखना है कि ट्री इकोसिस्टम में इन्वर्टेड होता है, और वेट के मामले में एक्वेटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड होता है, ठीक है। क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं तो ये छोटे छोटे हल्के हल्के होते हैं, इनका वेट कम होता है। देन जो हर्बीवोर्स हैं इनका वेट थोड़ा और ज़्यादा होता है, और जो टॉप कार्निवोर हैं, ठीक है, इनका वेट और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप ओशन में देखें या एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखें, वेल वगैरह का वेट कितना ज़्यादा होता है। तो इसीलिए क्या हो रहा है ओशियन के मामले में, आई मीन एक्वेटिक इकोसिस्टम के मामले में क्या हो रहा है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, वो उनका वेट कम है। देन हर्बीवोर्स का उससे थोड़ा ज़्यादा, और जो टॉप कार्निवोर है उसका सबसे ज़्यादा, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है कि पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड किस केस में होगा, तो ये एक्वेटिक इकोसिस्टम की केस में होगा, ठीक है। तो और देखते हैं इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। तो ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखा जाता है। अनलाइक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम ऑफन शोज एन इन्वर्टेड बायोमास पिरामिड, ठीक है। तो हमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या देखने के लिए मिलता है कि अपराइट है, ठीक है, और जो है एक्वेटिक में क्या देखने के लिए मिल रहा है कि इन्वर्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं टाइनी शॉर्ट लिव्ड फाइटोप्लैंक्टन है, जिनका कि रैपिड ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है। एट एनी गिवन टाइम कंज्यूमर बायोमास एक्सीड्स प्रोड्यूसर बायोमास। तो यहाँ जो है हमें जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है यहाँ क्या देखने के लिए मिलता है कि कंज्यूमर का बायोमास जो है प्रोड्यूसर के बायोमास से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ टाइनी और शॉर्ट लिव्ड फाइटोप्लैंक्टन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पिरामिड का बेस कैसा होता है, नैरो होता है, और टॉप कैसा होता है, वाइडर होता है। तो इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे फाइटोप्लैंक्टन है, देन जू प्लैंक्टन, देन स्मॉल फिश, देन बिग फिश। तो क्विकली कंपैरिजन कर लेते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होता है, बायोमास पिरामिड अपराइट होगा। एक्वेटिक इकोसिस्टम में बायोमास पिरामिड इन्वर्टेड होगा, और पिरामिड ऑफ नंबर जो है इन एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होगा, अपराइट होगा। नंबर्स एक्वेटिक इकोसिस्टम में अपराइट होगा, क्योंकि नंबर में अगर आप देखें तो टाइनी जो है फाइटोप्लैंक्टन वगैरह अगर आप काउंट करने जाएंगे तो काफ़ी सारा होगा, और धीरे धीरे जो लार्ज ऑर्गेनिज्म है वो कम होता जाएगा। तो ये कुछ चीज़ है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो ये रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन ए फूड चेन। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है हर ट्रॉफिक लेवल में एक फूड चेन में, और ये भी दिखाता है कि एनर्जी लॉस किस तरीके से होता है, हर स्टेप में ट्रांसफर जैसे ही होता है। तो ठीक है, और ये हमेशा ही अपराइट होगा, क्योंकि एनर्जी प्रोग्रेसिवली डिक्रीज करेगा हायर लेवल पे। आप जैसे हायर लेवल पे जाएंगे तो यहाँ से कम ही एनर्जी पास ऑन होगा, ठीक है, कम एनर्जी पास होगा। तो बेस्ट सूटेड टू कंपेयर द फंक्शनल रोल ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स। तो ये आप आराम से जो है क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि क्या फंक्शनल रोल है ट्रॉफिक लेवल्स में। देन अब देखते हैं इकोलॉजिकल इफिशियंसी। इसका क्या मतलब है, refers to the efficiency of energy transfer from one trophic to level to next trophic level। तो जब हम इकोलॉजिकल इफिशियंसी कहते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफ़र एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में हो रहा है, ठीक है, और कितने इफिशियंसी के साथ हो रहा है, तो यही है इकोलॉजिकल इफिशियंसी। इफिशियंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ट्रॉफिक
टू नेक्स्ट। ओके, तो ये फॉलो करता है लिंडमैन का 10% रूल कि सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट लेवल पे, और एनर्जी लॉस होता है हर लेवल पे काफ़ी ज़्यादा, रेस्पिरेशन की वजह से, मेटाबॉलिज्म की वजह से, और हीट लॉस ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, और एनर्जी जब ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा हीट लॉस होता है। तो इसी को कहते हैं इकोलॉजिकल इफिशियंसी। ठीक है, कि ये क्या है, इफिशियंसी को दिखाता है, इफिशियंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ट्रॉफिक टू द नेक्स्ट। तो अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं एनर्जी फ्लो को। तो अगर सनलाइट से कितना 1000 कैलोरी मिला, ठीक है, प्लांट एब्जॉर्व करेंगे और स्टोर करेंगे ओनली 100, देन हार्बीवोर्स जो डियर है वो प्लांट को खाएगा, प्लांट को खा के सिर्फ 10 मिलेगा इसको, और जो कार्निवोर है, लायन है, तो इसको सिर्फ 1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं, जो यूजेबल एनर्जी है ये डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम सनलाइट। ठीक है, सनलाइट में हमने देखा यहाँ 1000 आया, देन प्रोड्यूसर्स में और कम हो गया, हर्बीवोर्स में कम हो गया, एंड कार्निवोर्स में तक आते आते सिर्फ 1% ही रह गया। और आपको ये एक बात याद रखना है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी ये हमेशा अपराइट होगा, और 10% लॉस होता है ओरिजिनल एनर्जी एज इट क्लाइम्स हाइयर अप द पिरामिड। तो जैसे जैसे हाइयर जाते जाएंगे 10% लॉस होगा। ठीक है, रेन फॉरेस्ट में अगर देखें कि 100% है, तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास, इंसेक्ट लार्वी के पास ये कितना होगा, 10% होगा, देन बोनोबो के पास 1%, और क्रोकोडाइल तक जाते जाते 0.1% हो जाता है। तो ये इस तरीके से जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। और डेट्रीवोर्स एंड डीकम्पोजर एक्वायर एनर्जी फ्रॉम ऑल सोर्सेस, ये भी आपको याद रखना है कि जो डेट्रीवोर्स है और डीकम्पोजर्स है इनको एनर्जी सारे ही सोर्सेस से कहीं से भी मिल सकता है। बायोमैग्निफिकेशन एंड इकोलॉजिकल पिरामिड, तो समझते हैं कि अब बायोमैग्निफिकेशन क्या है। तो एज एनर्जी ट्रांसफर टू हायर ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऑल्सो एक्यूमुलेट। तो होता क्या है कि एनर्जी जो जाता है हायर ट्रॉफिक लेवल में, तो क्या सिर्फ एनर्जी जाता है या उसके साथ जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस मिलता है वो भी एक्यूमुलेट होता है? तो डेफिनेटली टॉक्सिक सब्सटेंस भी जाता है, सिर्फ एनर्जी नहीं जाता है। तो इससे होता है बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, मतलब क्या है कि इंक्रीज इन पॉल्यूटेंट कंसंट्रेशन एट हायर लेवल। तो इससे क्या हो रहा है कि पॉल्यूटेंट कंसंट्रेशन जो है हायर लेवल तक पास ऑन हो रहा है, और ये कॉमन देखने के लिए मिलता है किसमें, जो कि नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स है। ऐसा पॉल्यूटेंट्स जो कि डिग्रेड नहीं हो पा रहा है, तो वो पॉल्यूटेंट्स हायर लेवल तक भी जा रहा है, जैसे कि क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन DDT और PCBs वगैरह, देन पर फ्लोरो कंपाउंड्स। ठीक है, तो होता क्या है कि ये इस तरीके का जो पॉल्यूटेंट है जो कि नॉन डिग्रेडेबल है वो हायर लेवल तक पहुंच जाता है। कैसे जाता है? हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में, फिर टॉप प्रेडेटर्स में, और इसी तरीके से हाईएस्ट कंसंट्रेशन में चले जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं पॉल्यूटेंट्स एंड ट्रॉफिक लेवल। तो पॉल्यूटेंट्स ट्रेवल करते हैं थ्रू ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन। तो ये जो फूड हम देखते हैं ना, हमारे फूड में भी सब कुछ आ जाता है पॉल्यूटेंट्स। डेट्रीवोर्स जो है कांट ब्रेक डाउन परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स, और डेट्रीवोर्स भी जो परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स है उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं। तो फिर ये पॉल्यूटेंट्स क्या होता है, फिर ये अंडरगो बायो एक्यूमुलेशन, मतलब एक्यूमुलेट हो जाता है ऑर्गेनिज्म में। क्या होता है कि जब इसको डेट्रीवोर्स भी ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं तो ये एक्यूमुलेट हो जाता है एक ऑर्गेनिज्म में। फिर ये जैसे बायो एक्यूमुलेशन होता है तो पहले तो ये एक्यूमुलेट होगा, देन फिर बायो मैग्निफिकेशन होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि ये फिर मल्टीप्लाई इन कंसंट्रेशन थ्रू फूड चेन, फिर ये मल्टीप्लाई करेगा और ये और भी फूड चेन में जाएगा। तो अब कुछ लिमिटेशन देख लेते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स का, कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स का लिमिटेशन क्या है। डू नॉट कंसिडर स्पीसीज दैट एग्जिस्ट एट मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल। तो ये यहाँ पे एक क्या इशू देखने के लिए मिलता है कि ये ऐसे स्पीसीज को कंसिडर नहीं करते हैं जो कि मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल में एग्जिस्ट करते हैं। ये लीनियर फूड चेन के ऊपर बेसिस है, मतलब बेस्ड है। ये किसके ऊपर बेस्ड है? लीनियर फूड चेन्स के ऊपर बेस्ड है। लेकिन अगर नेचर देखें तो नेचर वर्क्स मोस्टली थ्रू कॉम्प्लेक्स फूड वेब्स। तो ऐसा नहीं है कि लीनियर फूड चेन ही चल रहा है कि ये इसको खाएगा और दूसरा किसी को नहीं। ज़्यादातर तो नेचर क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड वेब्स पे चल रहा है, तो ये इसका लिमिटेशन है। देन जो सेप्रोफाइट्स है, मतलब फंगी, बैक्टीरिया या डीकम्पोजर्स, तो ये इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है इकोसिस्टम के लिए। तो ये याद रखना जरूरी है कि लिमिटेशन क्या है कि
ऐसे स्पीसीज को कंसिडर नहीं किया जा रहा है जो कि एग्जिस्ट करते हैं मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल्स पे। और ये किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन लीनियर फूड चेन्स। और जैसे कि हम देखें तो नेचर कैसे वर्क करता है, वर्क्स मोस्टली थ्रू कॉम्प्लेक्स फूड वेब्स, ठीक है। और सेप्रोफाइट्स भी इसमें नहीं है, जो कि सेप्रोफाइट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेप्रोफाइट्स क्या है? फंगी, बैक्टीरिया, डीकम्पोजर्स, इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। देन हमने बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन को ऑलरेडी पढ़ लिया कि बायो एक्यूमुलेशन क्या है, तो ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, केमिकल्स या क्रोनिक पॉइजनिंग और अदर सब्सटेंस इन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्रेजुअली ये एक्यूमुलेशन हो रहा है पॉल्यूटेंट्स का, ठीक है, ऑर्गेनिज्म में। और जब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्यूमुलेट हुआ, इकट्ठा हुआ, जमा हुआ। और बायो मैग्निफिकेशन कहने का मतलब है कि प्रोग्रेसिव बायो एक्यूमुलेशन, जब ये बायो एक्यूमुलेशन प्रोग्रेसिव हो जाता है, मतलब इसका कंसंट्रेशन हर ट्रॉफिक लेवल में हो जाता है टाइम के साथ, तो इसको कहते हैं कि मैग्नीफाई हो गया, बायो मैग्निफिकेशन। तो पहले एक्यूमुलेशन होगा, देन बायो मैग्निफिकेशन होगा। ये बात आपको याद रखना है कि ये अब अलग लेवल तक भी चला गया, जैसे कि जू प्लैंकटन में था, देन एंकोवी में आया, देन हेरिंग में आया, देन सार्क में आया, इस तरीके से। देन ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स और केमिकल इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म अकर्स। तो ये कब होगा? व्हेन रेट ऑफ एक्यूमुलेशन इज फास्टर, ठीक है, ये ज़्यादा है देन रेट ऑफ एक्सक्रीशन और कैटाबॉलिज्म। तो एक्सक्रीशन से ज़्यादा जब एक्यूमुलेट ही, इकट्ठा ही ज़्यादा होगा एक्सक्रीशन और कैटाबॉलिज्म से। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो ये परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट है जैसे डीडीटी, तो ये क्रॉनिक पॉइजनिंग कॉज करता है एट लो इन्वायरमेंटल लेवल्स। तो इससे जो है ये क्या है? रिस्क ऑफ हाइयर फॉर लॉन्ग लास्टिंग केमिकल्स। और इस तरीके से जो है रिस्क बढ़ जाता है लॉन्ग लास्टिंग केमिकल्स का। और बायो मैग्निफिकेशन का हमने देख ही लिया कि ये प्रोग्रेसिव इंक्रीज होता है कहाँ पे? इन द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट एट ईच ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। और रिक्वायर्स दैट द पॉल्यूटेंट हैज़ ए लॉन्ग बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, ठीक है। तो ये एक चीज़ याद रखना है कि ये जब और कब होगा, ये जो बायो मैग्निफिकेशन का प्रोसेस है तो ये कब ज़्यादा होगा? तो जब रिक्वायर्स दैट द पॉल्यूटेंट, कि कौन सा पॉल्यूटेंट और बायो मैग्नीफाई हो पाएगा? तो जिस पॉल्यूटेंट का क्या है? हैज़ लॉन्ग बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। तो इसका अगर हाफ लाइफ क्या है? लॉन्ग है, लंबा है, तो ये ब्रेक डाउन को रेसिस्ट करेगा। और ये इज़ फैट सॉल्यूबल, ठीक है। अगर ये फैट में सॉल्यूबल है और वाटर सॉल्यूबल नहीं है, अगर वाटर में सॉल्यूबल होता तो वाटर में सॉल्यूबल होकर ये ख़त्म हो जाता, लेकिन ये कहाँ सॉल्यूबल है? फैट में। जब ये फैट में सॉल्यूबल है तो ये दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाता ही है, ठीक है। तो जो वाटर सॉल्यूबल पॉल्यूटेंट्स होता है ये इजीली एक्सक्रीट हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब रेट ऑफ एक्सक्रीशन और कैटाबॉलिज्म से ज़्यादा रेट ऑफ एक्यूमुलेशन, की एक्यूमुलेट ज़्यादा हो रहा है एक्सक्रीशन से, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि पॉल्यूटेंट एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा पाएगा। तो जो वाटर सॉल्युबल पॉल्यूटेंट्स होता है वो इजीली एक्सक्रीट हो जाएगा, लेकिन जो फैट सॉल्युबल है वो स्टोर हो जाएगा फैट में, तो वो दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे चला जाता है। और पॉल्यूटेंट को मेजर कैसे किया जाता है? पॉल्यूटेंट्स आर मेजर्ड इन फैटी टिश्यूज। फिश के फैटी टिश्यूज में देखा जाता है कि हाँ ये पॉल्यूटेंट है। देन मिल्क ऑफ मैमल्स रिच इन फैट सोज पॉल्यूटेंट लेवल। तो हमें कहाँ पे अगर ये पॉल्यूटेंट को मेजर फिर कहाँ करेंगे? तो फिश के फैटी टिश्यू में पाया जाएगा। मिल्क ऑफ मैमल्स के मिल्क में पाया जाएगा। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरीके से होगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी इन एक्वेटिक फूड चेन, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका नंबर बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। 1 देन 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और इस तरीके से ये कितना आगे तक चला जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका क्या है? डीडीटी, क्लासिक केस ऑफ बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। और इसके वजह से सीरियस इम्पैक्ट होता है हाइयर ट्रॉफिक लेवल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में। ये कुछ चीज़ें हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो अगर आप एक बार रिवीजन करना चाहें कि इकोसिस्टम पिरामिड में क्या क्या हो रहा है, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होगा? अपराइट होगा, ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी ग्रासलैंड में अपराइट होगा। और पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होगा? अपराइट होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर्स के पास जो है ज़्यादा बायोमास है ग्रासलैंड में। देन पिरामिड ऑफ नंबर क्या होगा? अपराइट होगा, मैनी ग्रासेस और फ्यूअर कंज्यूमर्स। देन एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होगा कि एनर्जी हमेशा ही अपराइट होगा। ये तो हमने देखा, यूनिवर्सल रूल है, एनर्जी के बारे में सोचना ही नहीं है। यहाँ पे भी एनर्जी के बारे में सोचना ही नहीं है, हमें सोचना पड़ता है सिर्फ बायोमास और नंबर के बारे में। तो कहीं पे भी एनर्जी के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। जहाँ पे भी पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो अपराइट ही होगा। देन
अब अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखें पिरामिड ऑफ बायोमास, तो ये हमें इन्वर्टेड देखने के लिए मिलता है। इन्वर्टेड क्यों है कि फाइटोप्लैंक्टन का लो बायोमास है, वेट जो है क्या है, फाइटोप्लैंक्टन का वेट कम है और लेकिन हाई प्रोडक्टिविटी है। देन पिरामिड ऑफ नंबर देखें तो ये अपराइट होगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गेनिज्म बेस पे हैं। देन फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास क्या है, अपराइट है, ठीक है, कि लार्ज ट्रीज हैव हाई बायोमास। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, पिरामिड ऑफ बायोमास क्या है, ये अपराइट ही रहेगा कि लार्ज ट्री का जो है ज़्यादा बायोमास है। देन पिरामिड ऑफ नंबर स्पिंडल से ये फ्यू लार्ज ट्रीज में देखने के लिए मिलेगा। देन पैरासाइटिक फूड चेन में भी एनर्जी तो अपराइट होगा। देन पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट होगा और पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड होगा, ठीक है, क्योंकि एक होस्ट जो है सपोर्ट कर सकता है काफ़ी सारे पैरासाइट को, ठीक है। अगर आपको कुछ भी याद ना रहे तो जो मैंने ऊपर बताया वहाँ से 2-4 चीज़ें आपको याद रखना है कि कौन सा अपराइट होता है और क्या होता है, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आपको याद हुआ। स्पेशली 2-3 एग्जाम्पल्स तो आप दे सकते हैं कि कौन सा इन्वर्टेड है, ठीक है, तो आप इन्वर्टेड वाला एग्जाम्पल दे दीजिए। देन अब ये चैप्टर लगभग ख़त्म ही होने वाला है। देन हम दूसरा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में जाएंगे। तो इससे पहले कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देख लेते हैं कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है हाई एल्टीट्यूड पे जाने से क्या होगा, इसको समझते हैं कि बॉडी में क्या बदलाव होगा अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं। तो आरबीसी प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ जाएगा, इरिथ्रोपोएसिस मतलब आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो आरबीसी प्रोडक्शन क्यों बढ़ेगा, ताकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ब्लड का बढ़ सके। हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा, टोटल हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो जाएगा, डायरेक्टली रिजल्टिंग फ्रॉम हायर नंबर ऑफ आरबीसी, क्योंकि हायर नंबर ऑफ आरबीसी तो हायर यहाँ पे हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन, और जो ऑक्सीजन का बाइंडिंग एफिनिटी है ये कम होगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा ऑक्सीजन को लेस टाइटली, तो ये हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को बाइंड करता है ये थोड़ा सा लूज हो जाएगा, ठीक है, लेस टाइटली बाइंड करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है टिश्यूज़ में रिलीज होगा, ठीक है। देन रीज़न और मैकेनिज्म समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होगा कि हम हाई ऑल्टीट्यूड में जाएंगे तो आरबीसी प्रोडक्शन और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी, ये सब चीज़ क्या है, क्यों ही होगा ये सब इसलिए होगा कि वहाँ ऑक्सीजन कम अवेलेबल होता है। अब जैसे हाई ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे जनरली अबव 3500 मीटर पे, तो वहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन अवेलेबल कम होगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, तो हम तो वैसे भी ये सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी में, पर अभी के लिए आप इतना समझ जाइए कि जैसे ही आप एटमॉस्फेरिक जो है प्रेशर ऊपर की तरफ आप जैसे जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इससे क्या होगा कि लीडिंग टू लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो लोअर पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, इसकी वजह से हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया क्या कंडीशन है कि लो ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यूज़, अब टिश्यूज़ को ऑक्सीजन सप्लाई कम जाएगा। तो आप कभी कभी देख पाएंगे कि जब आप हील्स में जा रहे हैं या बहुत चढ़ रहे हैं उस टाइम पर आपका सांस जो है बहुत फूलने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम पर आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है कि उस जगह पर लो ऑक्सीजन होता है इसलिए, ठीक है। तो हार्मोन रिस्पॉन्स क्या होता है, तो किडनी जो है क्या करता है, डिटेक्ट करता है लो ऑक्सीजन कंडीशन और रिलीज करता है हार्मोन इरिथ्रोपोएटिन। तो ये जो इरिथ्रोपोएटिन को कौन करेगा रिलीज, तो ये किडनी। देन बोन मैरो का भी स्टिमुलेशन होता है, इरिथ्रोपोएटिन स्टिमुलेट करता है बोन मैरो को कि ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी का प्रोडक्शन हो सके। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, आरबीसी काउंट बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा और ब्रीदिंग रेट भी बढ़ेगा। तो इसीलिए जो है जो लोग हाई ऑल्टीट्यूड पे रह रहे हैं हिमालयन रीजन पे, तो इनका हाइयर आरबीसी काउंट, हाइयर हीमोग्लोबिन हो सकता है कंपेयर टू जो प्लेन में रहते हैं, ठीक है। इस बात को आप एक्स्ट्रा ध्यान में रख सकते हैं। वैसे हमने एक्लीमेटाइजेशन भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं। देन नेक्स्ट क्लास में हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करेंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।